तो कैसे हो दोस्तों, आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी मैथ की सीरीज़। ठीक है, 80/20/25 हमारा टारगेट है और 8 से 9 लेक्चर के अंदर पूरी मैथ हम कंप्लीट कर देंगे। और आज ही हम बेसिकली 4 चैप्टर कवर कर लेंगे। और यहाँ पे मैं तुम्हें सभी कॉन्सेप्ट्स, सभी फॉर्मूलेज जो तुम्हें याद रखने हैं, जो कॉन्सेप्ट तुम्हें याद रखने हैं, वो सब मैं यहाँ पे बताऊँगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस तुम्हें मॉक टेस्ट में करनी है, या हमारी दूसरी सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ से करनी है। ठीक है, यहाँ पे हम बेसिकली सिलेबस कवर करेंगे जिसके अंदर सभी कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले मैं यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा सेट्स। तो सेट्स के अंदर सबसे पहले तुम्हें याद रखना है व्हाट इज सेट। तो मैथ थोड़ा इजी है बताना, क्योंकि इसके अंदर बस थोड़ा फॉर्मूलेज बताने होते हैं ना, बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं। फिर इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो सेट्स तुम्हें पता है क्या होता है, किसी भी एक चीज़ का सेट। ठीक है, मतलब जो तरीके से डिफाइन किया गया हो, जैसे बोल दिया जाए कि अल्फ़ाबेट्स जो है सभी को, तो जितनी भी अल्फ़ाबेट्स हैं ए से लेकर जेड तक हमारी वो फिक्स है, तो 26 अल्फ़ाबेट्स का एक सेट है। ऐसे ही हमारा अगर एक नेचुरल नंबर का सेट बोला जाए तो इनफाइनाइट सेट है, लेकिन सारे नंबर उसके अंदर एक फिक्स तरीके से डिफाइंड है, तो वो भी एक सेट है। इस तरह से हमारे वीक डेज को बोलते हैं हम, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वो भी एक सेट है। ठीक है, तो इस तरह से सेट होते हैं। आई होप तुम्हें क्लियर है डेफिनेशन। तो इतने बेसिक में नहीं जाएंगे क्योंकि तुम्हारा एग्जाम है, तो उसके हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा बेसिक पहले से क्लियर करके रखो। एन क्या होता है, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये तुम्हें सिंबल्स याद रखने हैं। जेड क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स प्लस और माइनस दोनों होते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, और -1 -2 -3 +1 +2 +3, ये सब क्या है, इंटीजर्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें p ओवर q की फॉर्म में लिखा जा सके और q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लाइक -2/1 -3/1 3/1 3/4, ये सब क्या है, हमारे रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, इनका जो हमारा मैक्सिमम एचसीएफ होता है वो 1 होता है। मीन्स 3 और 4 का एचसीएफ निकालोगे तो 1 आना चाहिए हमेशा। तो p ओवर q, और p और q का एचसीएफ 1 होना चाहिए। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है, कोप्राइम बोल देते हैं ऐसे। नेक्स्ट है हमारा आर। आर क्या है, रियल नंबर है। सारे नंबर रियल नंबर होते हैं, इमेजिनरी को छोड़ के जितना भी हमारा सब सेट है, मतलब 1 से लेके 2 के बीच में 1.1 1.2 सब क्या है, रियल नंबर के अंदर आते हैं। जेड प्लस क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, +1 +2 +3। क्यू प्लस क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं। आर प्लस क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये सारे सिंबल तुम्हें पता होने चाहिए। तो इससे तुम पता लगा सकते हो कौन किसके अंदर आ जा रहा है, क्योंकि सबसेट के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, तो नॉर्मली हम 5 से दिखा देते हैं, तो ये इसे खाली ऐसे भी दिखा देते हैं कई बार, तो ये एम्प्टी सेट होता है। नेक्स्ट हमारा फाइनाइट इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स काउंट किए जा सके वो फाइनाइट है, जिसमें काउंट नहीं किया जा सके वो इनफाइनाइट है। इक्वल सेट्स जिसके अंदर 2 सेट तुम्हें दे रखे हैं, जैसे मान लो 1 2 3, और इसके अंदर 3 2 1 लिखा हुआ है, लेकिन अंदर जो है वो एलिमेंट्स तो सेम है, तो ये क्या है, दोनों सेट इक्वल है। सबसेट्स, अब सबसेट्स के अंदर तुम्हें दो तीन चीज़ें हैं वो तुम्हें याद रखनी है। तो सबसेट के अंदर हमारा क्या होता है, जैसे 1 2 3 लिखा हुआ है, तो 1 ये अलग से लिख दिया वैसे, और यहाँ पे 2 हो गया, और ये 3 हो गया, या फिर से लिख सकते हो 1 2 1 3। तो ये सब क्या है, इसके 1 2 3 के सबसेट्स हैं। ठीक है, अब सबसेट कितने बन सकते हैं, तो एलिमेंट अगर n है तो टोटल सबसेट्स होंगे हमारे 2 की पावर n। ठीक है, और इसके अंदर एक सबसेट ये खुद भी है, 1 2 3 ये भी आ रहा है। ठीक है, अगर तुमसे पूछा जाए प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, तो प्रॉपर सबसेट के अंदर ये एलिमेंट नहीं आता है, तो 2n - 1 क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना है। अब सबसेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे तुम अगर देखोगे तो जो नेचुरल नंबर्स है वो सबसेट है जेड के, क्योंकि जेड के अंदर +1 2 3 भी आ रहे हैं, -1 2 3 भी आ रहे हैं, और 1 2 3 है इसके अंदर है। तो n क्या है, सबसेट है जेड का, और ये जेड क्या है, सबसेट है रियल नंबर्स का, n सबसेट है आर का। तो इस तरह से तुम देख सकते हो जिसके अंदर वो एलिमेंट्स आ जाए। ठीक है, अगर ए के सारी एलिमेंट्स बी के अंदर है तो ए सबसेट बोला जाएगा बी का। ठीक है, और बी क्या है, सुपर सेट है। और अगर ऐसा है कि बी सबसेट है ए का और ए सबसेट है बी का, तो ए इक्वल टू बी होता है। ये भी प्रॉपर्टी तुम्हें याद रखनी है। पावर सेट क्या होता है, अब ये जितने भी सबसेट हैं इन्हें एक सेट के अंदर रख दो। ठीक है, इन्हें एक सेट के अंदर अगर हम रख दें 5 1 1 2, तो ये क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा। ठीक है, और पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे, 2 की पावर n, ये तुम्हें याद रखना है। नेक्स्ट हमारा इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ r। अब r के अंदर अगर तुम्हें ऐसे दिखाना है कि इतने से इतने तक के तुम्हारा सेट है, तो तुम ऐसे नहीं दिखा सकते, क्योंकि 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, 1.1 1.2 1.1.3, इस तरह से बहुत सारे हैं। तो अगर तुम्हें दिखाना हो कैसे तुम दिखाओगे, तो 1 से ग्रेटर होना चाहिए, 2 से लेस होना चाहिए, तो तुम दिखाओगे 1 2। ठीक है, तो x अगर ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 2 है, तो ऐसे दिखाओगे। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, लेस देन इक्वल टू 2 है, तो ये वाले ब्रैकेट यूज़ किए जाएंगे। लेस देन 2 है लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो ये ब्रैकेट यूज़ किया जाएगा। और यहाँ पे अगर ऐसे है तो यहाँ ऐसे हो जाएगा, यहाँ ऐसे हो जाएगा।
ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है किस तरह से नोटेशंस होती है। बेसिकली अभी नेक्स्ट है हमारा वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम को डिस्कस करते हैं। अब देखो वेन डायग्राम बहुत इजी है, क्योंकि सेट क्या है कि हम सेट को एज अ सर्कल भी दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी ए सेट बोल देते हैं, जैसे बी सेट बोल देते हैं। तो अब एक ए और बी किसी चीज़ के मतलब सबसेट है, किसी के अंदर है, तो उसे हम यूनिवर्सल सेट बोल देते हैं। जैसे हम रियल नंबर्स के सेट को यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं, उसके अंदर नेचुरल नंबर भी आ रहे हैं, जेड भी आ रहे हैं, तो उन्हें हम ऐसे दिखा सकते हैं नेचुरल नंबर यहाँ पे हैं, जेड यहाँ पे हैं, इस तरह दिखा सकते हैं। तो ये क्या है, रियल नंबर का सेट है, तो इसे यूनिवर्सल सेट बोल देते हैं। तो हर किसी के लिए अलग हो सकता है यूनिवर्सल सेट, ये तुम्हें याद रखना है। तो अब इसके अंदर ऑपरेशंस कैसे लगाते हैं ये तुम्हें पता होना चाहिए। यूनियन को हम और भी बोलते हैं। अगर और ऑपरेशन तुम लगा रहे हो तो ए और बी में लगाना है। जैसे मान लो ये ए है 1 का और बी है 2 का, तो ए यूनियन बी होगा 1 2। ठीक है, मतलब ए भी हो बी भी हो या ए और बी भी हो। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। इसमें ए के एलिमेंट्स हैं, इसमें बी के एलिमेंट्स हैं, और ये ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए यूनियन बी होता है। तुम्हें याद रखना है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। अगर ये बीच में मिले हुए नहीं है, कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में नहीं है, तो डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। और यहाँ पे जब भी मिले हुए ना हो और इस तरह से हो, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये सिंपली एन ए यूनियन बी इक्वल टू होगा एन ए प्लस एन बी के। ठीक है, तो यूनियन का सेट तुम्हें पता लग गया कि अगर 1 2 दे रखे हैं और यहाँ पे 1 2 3 दे रखे हैं, ये ए है ये बी है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, क्योंकि ए के अंदर 1 2 है, बी के अंदर 1 2 3 है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्या है 1 2 1 2। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 2 इसमें 3 इसमें और 2 इंटरसेक्शन, 5 माइनस 2 3 आ जाएंगे टोटल। तो ए यूनियन भी होता भी क्या है, इसका और इसका यूनियन भी 1 2 3 होगा। ठीक है, तुम्हें बताया ये चीज़ ऑपरेशन। इंटरसेक्शन क्या है कि दोनों में आने चाहिए एलिमेंट्स, तो ये ए है ये बी है, इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा। जो दोनों में एलिमेंट्स आ रहे हैं उन्हें इंटरसेक्शन बोलते हैं। डिफरेंस क्या है कि अगर ए में से बी, अब यहाँ बी में ज़्यादा एलिमेंट है तो बी में से ए घटाना है हमें, तो बी माइनस ए क्या होगा, जितने भी कॉमन एलिमेंट्स है वो हटा दो, तो 1 2 हट जाएंगे और 3 बच जाएगा, तो बी माइनस ए हो जाएगा 3। बी माइनस ए तुम ऐसे भी दिखा सकते हो, अगर यहाँ पे इस तरह से है तो बी में से एक गया तो ये वाला जो बचा हुआ है, तो बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी कर दोगे तो भी तुम्हें बी माइनस ए मिल जाएगा। तो ये वाला पोर्शन जो होता है इसे बोलते हैं हम डिफरेंस। तो बेसिकली अगर तुम वेन डायग्राम ड्रॉ करोगे ना, तो तुम्हें कितनी बड़ी इक्वेशन सी दे रखी हो, उसे वेन डायग्राम की फॉर्म में देखो तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा किस तरह से मुझे कौन सा पार्ट निकालना है। ठीक है, तो उसे तुम डायरेक्टली रखोगे वैल्यूज तो तुम सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए वेन डायग्राम तुम्हें आना चाहिए किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो डिफरेंस पता चल गया, यूनियन पता चल गया, इंटरसेक्शन पता चल गया। एक और लास्ट चीज़ है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मान लो ये ए ही है, ये यूनिवर्सल सेट है और ये ए है, तो ए के कुछ एलिमेंट्स हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो इस ए के सारी एलिमेंट माइनस कर दो यू में से, यू माइनस ए होता है। ठीक है, तो ये बचा हुआ जो है हमारा ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है। तो ये तुम्हें याद रखना है। अब ए कॉम्प्लीमेंट हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर कुछ हमारी वो है लॉ है, 2-3 इक्वेशन है, वो तुम्हें याद रखनी है। डी मॉर्गन्स लॉ हम उन्हें बोलते हैं। तो सेट से अगर क्वेश्चन बनता है तो डी मॉर्गन लॉ से ही बनता है, तुम्हें याद रखना पड़ेंगी थोड़ी सी। डी मॉर्गन्स लॉ ये है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इन्हें बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बेसिकली ये क्वेश्चन फ्रेम करेंगे वो इन्हीं के ऊपर फ्रेम करेंगे। तो तुम्हें अगर ये इक्वेशन पता है तो तुम इनके अंदर यूज़ कर सकते हो, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। एक क्वेश्चन बेसिक सा बन सकता है कि तुम्हें पता ही है नेचुरल सिचुएशन के अंदर तुम्हें डाल देते हैं और वहाँ पे बोल देते हैं कि ए को क्रिकेट पसंद है, बी को टेबल टेनिस पसंद है, ए और बी को मतलब ऐसे इतने एलिमेंट्स हैं जिन्हें दोनों चीज़ पसंद है, तो उसे तुम इस इक्वेशन के अंदर डालोगे और तुम सॉल्व कर सकते हो। वहीं अगर 3 को दे दे तो 3 के लिए एक इक्वेशन याद रखनी है बस, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये इक्वेशन तुम्हें याद रखनी है।
इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेंगे, ठीक है। ये तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। और इन सेट्स के अंदर, रिलेशन फंक्शन के अंदर तुमसे थोड़ी सी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो तुम्हें ये थोड़ा सा सेट की जो डेफिनेशंस वगैरह हैं, क्या चीज़ कैसे होती है, कौन से किसके अंदर आता है, ये थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। तो ये थोड़ा ध्यान से समझना, कि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो व्हाट इज द रिलेशन एंड हाउ रिलेशन बिकम फंक्शन। देखो नॉर्मल है, एक सिंपल सी ध्यान रखो, ये ए है, ये बी है, दो सेट है, ठीक है। इसे मान लेते हैं 1 2 3 है, इसके अंदर ए बी ही है, ठीक है। अब ये आपस में ये दो अलग अलग सेट हैं, ठीक है। ये कैसे भी रिलेट कर सकते हैं, मान लो 1 बी से रिलेट करता है, 2 ए से रिलेट करता है, या ऐसे में बोल दूँ 3 बंदे हैं जो एक सेट के अंदर 3 नाम लिखे हुए हैं, इधर शर्ट और कोट लिखे हुए हैं, ठीक है। तो रोहन है और मुकेश है, और यहाँ शर्ट और कोट है। अगर रिलेशन देखी जाए तो रोहन शर्ट भी पहन सकता है, रोहन कोट भी पहन सकता है, मुकेश भी शर्ट पहन सकता है, मुकेश कोट भी पहन सकता है, ठीक है। तो कितने रिलेशन बन जाएंगी, रोहन के साथ शर्ट आ सकती है और रोहन के साथ कोट भी आ सकता है, मुकेश के साथ शर्ट आ सकती है, मुकेश के साथ कोट आ सकता है। इन्हें हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, और यही होती है रिलेशन, ठीक है। तो कितने रिलेशन बन गई, 4 बन गई। तो ये अगर ए है और ये बी है, तो एक रो इससे हम रिलेशन दिखाते हैं, और टोटल कितनी रिलेशन बन सकती हैं, 4। तो 4 हैं हमारी, ठीक है, 4 ऑर्डर्ड पेयर हैं। तो अभी ये है, ठीक है, अभी 4 ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं। अभी इसके अंदर रिलेशन ये भी हो सकती थी कि बस रोहन कोट पहनेगा, यही पॉसिबल है, ठीक है। तो ये वाली नहीं होती दोनों, ठीक है, बस ये एक ही होती। या ऐसा हो सकता था कि रोहन शर्ट पहनेगा, रोहन कोट पहनेगा, लेकिन मुकेश वाली जो है वो नहीं है, तो 2 ही रिलेशन होती। तो रिलेशन क्या है कि ये जो 4 बनी है हमारी, इन्हीं के सबसेट्स हैं, ठीक है। या तो ये है, या ये और ये है, या ये है, या फिर ये दोनों हैं। तो ये सबसेट जितने भी हैं सब रिलेशन है, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि अगर ये है, ये ए है, ये बी है, तो 1A 1B 2A 2B 3A 3B, ठीक है। ये ऑर्डर पेयर है जो पॉसिबल है, 3 to 6। अब इनसे कितनी रिलेशन बन सकती है, ठीक है, कितनी रिलेशन बन सकती है। खाली 1A भी रिलेशन है, 1A 1B मिलके भी एक रिलेशन है। तो जितने इसके सबसेट बन सकते हैं उतनी ही रिलेशन बन सकती हैं, ठीक है। तो अब कितनी रिलेशन बन सकती है, मैंने तुम्हें बताया था कितने सबसेट हो सकते हैं। तो अगर एक सेट है जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो उसके 2 के पावर n सबसेट हो सकते हैं। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 6 तुम्हें क्या दे देगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दे देगा। ये तुम्हें याद रखना है। इसके अंदर एलिमेंट p है, इसके अंदर एलिमेंट q है, तो टोटल रिलेशन कितनी होंगी, 2 की पावर pq। ये फॉर्मूला एक तुम्हें याद रखना है, ठीक है। आई होप तुम्हें रिलेशन समझ में आ गई होगी। अब रिलेशन फंक्शन कैसे बन जाता है, जब रोहन बस शर्ट से रिलेट करेगा, रोहन कोट से नहीं करेगा, ठीक है। मतलब ये जो होता है पार्ट, इसे हम डोमेन बोलते हैं। इस तरफ जो जितनी वैल्यूज होती हैं, इधर जो होता है उसे हम कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है। और जितने से भी ये रिलेट करते हैं वो इसकी रेंज होती है, और इमेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी ये हमारा डोमेन है और ये हमारा कोडोमेन है। इसके अंदर p एलिमेंट्स है, इसके अंदर q एलिमेंट्स है। ये सेट जो है 1 2 3 और a b ये एलिमेंट्स हैं। तो अब 1 जो है a से रिलेट करेगा, मतलब हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, तो वो फंक्शन है। अगर 1ab है, मतलब रिलेशन के अंदर 1a भी अवेलेबल है और 1b भी अवेलेबल है, तो ये रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो सकती है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसकी भी एक इमेज है, इसकी भी एक इमेज है। ये फंक्शन में पॉसिबल है, लेकिन क्या पॉसिबल नहीं है, 1a और 1b ये फंक्शन के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो अगर तुम्हें कोई रिलेशन दे दी जाए उसके अंदर 1a और 1b दोनों लिखे हुए हैं, तो फंक्शन नहीं होगा, तुम पहचान सकते हो, ठीक है। फंक्शन के अंदर यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं डोमेन के अंदर, सबकी कुछ ना कुछ इमेज होनी चाहिए, सबकी। अगर एक भी एलिमेंट छुटा हुआ है तो भी वो फंक्शन नहीं है, सबकी कोई ना कोई एक इमेज होगी और हर एक की एक इमेज होगी, ठीक है। ये तुम्हें याद रखना है। 1a हो सकता है, 2a भी हो सकता है और 3a भी हो सकता है, तो ये भी एक फंक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर इतना होता बस और 3 की कोई इमेज ही नहीं होती, तो ये भी फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ये एक एलिमेंट डोमेन में ऐसा है जिसकी कोई इमेज है ही नहीं। तो ये फंक्शन होता है और वो रिलेशन होती है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस ऐसे निकलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक तुम्हें रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अभी कुछ फंक्शंस है तुम्हें याद रखने हैं, जैसे है एक हमारा आइडेंटिटी फंक्शन।
इसमें क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है, ठीक है, इस तरह से इसका प्लॉट आता है। और एक दो और है, बता देता हूँ मैं तुम्हें। एक होता है हमारा एब्सोल्यूट फंक्शन मोड एक्स, ठीक है, इसके अंदर से वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव आती हैं। इसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है, एक्स नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव। अगर तुम इसे थोड़ा खोल के लिखोगे तो कैसे लिखोगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है, और एफ एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन 0, ठीक है। जो अगर तुम नेगेटिव नंबर यहाँ पे भरोगे तो ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इससे एक्स जितने भी 0 से कम है उसके लिए हम तुम एस फॉर्म में लिख सकते हो, और जो ग्रेटर है उसके लिए तुम इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट फंक्शन। एक होता है हमारा सिग्नम फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स ओवर एक्स, इसे हम सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। इसकी वैल्यू 1 रहती है व्हेन एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर दैन 0 है तो 1 होगा, x इक्वल टू 0 है तो 0 होगा, x लेस देन 0 है तो -1 होगा। इसकी बस 3 वैल्यूज़ होती हैं। तो ये इसकी रेंज है, और इसका डोमेन क्या है, सारी वैल्यू जितनी भी x की पॉसिबल है सब आ रही हैं, क्योंकि ये रहा डोमेन के अंदर सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो रियल नंबर इसका डोमेन है, और इसकी रेंज क्या है, 1 0 -1, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, तो इसकी रेंज और इसका डोमेन सब क्या है, रियल नंबर्स है। टोटल आर से आर में रिलेशन है, तो ये तुम्हें डोमेन रेंज देखना आना चाहिए, ठीक है। तो एक्स की जो भी वैल्यू पॉसिबल हैं जो तुम भर सकते हो उसके अंदर वो डोमेन होता है, और जो बाहर वैल्यूज़ निकल के आएंगी वो रेंज होती है, ठीक है। मैंने अभी तुम्हें यहाँ पे बताया सारी चीज़ें। एक और है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अब इसके अंदर क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स, मतलब अगर ये है तुम्हारा एफ एक्स, अब x अगर तुमने 1.5 भरा, इसके अंदर से वैल्यू हमेशा इंटीजर में निकल के आएगी बाहर, तो इस नंबर से ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x, तो इससे सबसे बड़ा इंटीजर जो इससे छोटा हो तो 1 ही होगा, सबसे बड़ा इंटीजर जो इससे छोटा है। ऐसे ही अगर मैं 2.5 लिखूँ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x 2 होगा, ठीक है। अगर -1.5 लिखूँ मैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इससे छोटा इंटीजर कौन सा है, -2 होगा यहाँ पे। तो ये तुम्हें याद रखना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x, तो इससे छोटा हो सबसे बड़ा इंटीजर हो तो -2 ही है, इससे छोटा हो सबसे बड़ा इंटीजर हो तो 1 है, ठीक है। तो तुम इसे सॉल्व कर सकते हो। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो तुम्हें पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो यही 3-4 तरीके के फंक्शन थे। डोमेन पता होना चाहिए तुम्हें, कोडोमेन पता होना चाहिए, रेंज वो होती है जो वैल्यूज पॉसिबल होती है, फंक्शन कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो रिलेशन से, और रिलेशन हमारी क्या होती है, टोटल रिलेशंस कितनी होती है, कैसे निकल सकती है। तो इतना ही है इस चैप्टर। तो भाई हमारा नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस हमने जान लिए क्या होते हैं, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जान लेते हैं क्या होते हैं। देखो सब कुछ एंगल पे डिपेंड है, तो सबसे पहले एंगल को जानना जरूरी है। थीटा जो होता है रेडियन में मेजर किया जाता है और डिग्री में मेजर किया जाता है, तुम्हें पता ही है। तो अगर कोई एक सर्कल है उसके अंदर 1 यूनिट की रेडियस है और 1 यूनिट का तुम आर्क बना दोगे तो जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा, ठीक है। तो याद क्या रखना है कि अगर यहाँ पे कोई भी थीटा है, कोई भी लेंथ l है, ये रेडियस r है, तो थीटा इक्वल टू होता है l/r, और ये थीटा जो निकल के आएगा वो रेडियन में होगा, हमेशा रेडियन में होगा, याद रखना, ठीक है। और 2π, अगर ये पूरी जो एंगल होता है रेडियन के अंदर वो 2π होता है, और अगर हम डिग्री में देखें तो किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के। तो यहाँ से हमें रिलेशन मिलती है कि पाई रेडियन होता है 180 डिग्री के इक्वल। अब तुम्हें कन्वर्ट करना होगा कि 1 रेडियन में कितने होते हैं डिग्री, तो 1 रेडियन में कितने हो जाएंगे, 180/π डिग्री हो जाएगा। और अगर तुम्हें कितना भी रेडियन दे रखा हो किसी डिग्री में कन्वर्ट करो तो उसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो इस रिलेशन को याद रखोगे, पाई रेडियन है 180 डिग्री है, तो 1 रेडियन में इतने डिग्री है, मल्टीप्लाई करके निकाल दोगे। 1 डिग्री में इतने रेडियन है तो x डिग्री में तुम्हें रेडियन मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से तुम कन्वर्जन कर सकते हो, बस इस एक इक्वेशन को याद रख के तुम ये कन्वर्जन सारी कर सकते हो, ठीक है। तो एक तुम्हें ये याद रखनी है। दूसरी तुम्हें ये याद रखना है कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होती हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होती हैं। कई बार क्या है कि तुम्हें दे देगा इस तरह से कि 4 डिग्री 30 मिनट है, तो इसे कन्वर्ट करो रेडियन के अंदर, तो तुम्हें पहले इस मिनट को डिग्री में बदलना पड़ेगा। तो मिनट को डिग्री में कैसे बदलोगे, 1 डिग्री में 60 मिनट है तो 1 मिनट में कितने हो जाएंगे, इतने डिग्री हो जाएंगे, और कितने मिनट में निकालना है तुम्हें 30 में, तो क्या आ जाएगा, हाफ डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो 30 में कितना आ जाएगा, हाफ,
मतलब ये क्या है, हाफ डिग्री तो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस हाफ, 2 4 8, 9/2 डिग्री। अब ये डिग्री में आ गया और तुम्हें पता ही है 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है, तो 1 डिग्री किसके बराबर है, इतने के बराबर है। और हमें कितने का निकालना, 9/2 का, तो 9/2 कर दोगे यहाँ पे, 9 9 18 20, तो ये हो जाएगा π/40 रेडियन हो गया। तो ये वैल्यू आ गई रेडियन में किसकी, इसकी 4 डिग्री और 30 मिनट की रेडियन में वैल्यू होगी ये π/40। ठीक है, तो तुम्हें ये 2000 फॉर्मूले याद रहे, 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड्स, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री और थीटा इक्वल टू L/R। तो बेसिक से बस इन 3-4 फॉर्मूलों को याद है तुम्हें, तो तुम सबको सॉल्व कर सकते हो, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मैं तुम्हें क्वेश्चंस की टाइप बता रहा हूँ और मैं फॉर्मूलेज वगैरह तुम्हें बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। बाकी जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे मॉक टेस्ट वगैरह से प्रीवियस ईयर से, तब तक तुम्हें ये चीज़ याद नहीं रहेंगी। तो साथ साथ अपने प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट वगैरह लगाते रहो। तो नेक्स्ट जो हमारा 6 फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो अगर कोई भी ट्राइंगल है, यहाँ थीटा एंगल है, ठीक है, तो इसे हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसे हम बेस बोलेंगे, इसे हम हाइपोटेन्यूस बोलेंगे। p² + b² इक्वल टू होता है h² फॉर अ राइट एंगल, राइट ट्राइंगल। ठीक है, ये रिलेशन होती है, पता ही है तुम्हें, पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ से हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बन जाते हैं, जिनकी तुम्हें सीधी रिलेशन पता होगी, याद रखना है। sin थीटा इक्वल टू p/h, cos थीटा इक्वल टू b/h। यहीं से हमारा tan थीटा हो जाएगा p/b। अब यहाँ से तुम सारे निकाल सकते हो, cosec क्या हो जाएगा h/p, और यहाँ से sec थीटा क्या हो जाएगा h/b। इनके रेसिप्रोकल है जस्ट ये, ठीक है। यहाँ से cot थीटा क्या हो जाएगा b/p, और tan थीटा को कैसे लिख सकते हो, sin थीटा बाय cos थीटा। cot थीटा को कैसे लिख सकते हो, cos थीटा बाय sin थीटा। ठीक है, और sin थीटा इक्वल टू होता है 1/cosec थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। ठीक है, ये रिलेशन तुम्हें पता लग गई है। तो नेक्स्ट चीज़ जो तुम्हें याद रखनी है वो ये है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो पॉजिटिव रहता है, कौन सा नेगेटिव रहता है। तो ये तुम्हारे 4 क्वाड्रेंट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 0 से π/2 यहाँ पे है, π/2 to पाई यहाँ पे है, और π/2 और पाई टू 3π/2 कहाँ यहाँ पे है, और 3π2 से 0 यहाँ पे है। ठीक है, 90 से 180, 180 से हमारा 270, 270 से 360। ठीक है, ये 90 एंगल्स के हैं 4 क्वाड्रेंट। अब देखो इसके अंदर कोई सा भी, अगर ये क्या है थीटा है, ये थीटा अगर इसके अंदर आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, 0 से 90 के बीच में, तो सारे जितने भी हैं सबकी वैल्यू पॉजिटिव आएंगी। अगर इसके अंदर थीटा आ जा रहा है तो बस साइन थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आ जा रहा है तो टेन थीटा और कोट थीटा ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जा रहा है तो सेक थीटा और कोस थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। अगर ये तुम्हें याद है ना तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बस इन्हें तुम्हें याद रखना है। अब अगर यहाँ से कुछ भी एंगल बनता है, मान लो अगर इस तरह से होता है, देखो कोस पाई प्लस थीटा, ठीक है, तो पाई प्लस थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तुम पहुँच गए। ठीक है, तो अब कोस इसके अंदर क्या है, नेगेटिव है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा के। जब भी यहाँ पे पाई होगा तो सेम रहेगा, जब भी यहाँ पे π/2 या 3π/2 होगा तो ये चेंज हो जाएगा, कोस से साइन में हो जाएगा, टेन से कोट में हो जाएगा, ठीक है, और साइन से कोस में हो जाएगा, कोसेक से सेक में हो जाएगा। ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है, अगर यहीं पे होता कॉस π/2 प्लस थीटा, तो अब ये π/2 प्लस थीटा, तो इस क्वाड्रेंट में आ गया, तो कोस क्या है यहाँ पे नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे क्या है 90 प्लस है, तो माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है। अभी यहाँ पे लिख दूं मैं कोस माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा। तो माइनस थीटा का मतलब क्या है, कोई भी एंगल ऊपर को मेजर हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव है, कोई भी एंटी मतलब क्लॉकवाइज मेजर हो रहा है नीचे की तरफ को तो वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो माइनस थीटा का मतलब क्या है, थीटा नेगेटिव साइड में, तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा। तो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव, कोस माइनस थीटा भी किसके बराबर हो जाएगा, कोस थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन हो गई। तो अब बस तुम्हें ये देखना है कि एंगल जो है हमारा थीटा वो पहुंच कौन से क्वाड्रेंट में रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही तुम्हें यहाँ पे वैल्यूज मिल जाएंगी। अगर π/2 प्लस या माइनस हो रहा है तो उसका कोस के वो चेंज हो जाएंगे, कोस साइन में और साइन कोस के अंदर, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, टेन कोट में, कोट टेन में। ठीक है, लेकिन अगर पाई से हो रहा है चेंज हमारा एंगल के अंदर तो वो सेम रेशियोज रहते हैं, और साइन किसके अकॉर्डिंग आएगा कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो फॉर्मूले से पहले एक और चीज़ जान लेते हैं, जो हमारे डोमेन और रेंज क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के,
और इनका पीरियड क्या होता है। पीरियड का मतलब ये है कि कोई भी एक हमारा ये है साइन थीटा कितने एंगल के बाद वापस ये अपनी वैल्यू रिपीट करेगा, ठीक है। तो ये सारे ही 2 पाई के बाद तो सेम ही होते हैं, ठीक है। साइन 2 पाई प्लस थीटा भी साइन थीटा देता है, कोस 2 पाई प्लस थीटा भी साइन कोस थीटा ही देता है, ठीक है। तो साइन 2 पाई प्लस थीटा गिव्स यू साइन थीटा। तो 2 पाई तो पीरियड है ही है, 2 पाई के बाद तो रिपीट हो ही रहे हैं। लेकिन टेन थीटा और कोट थीटा जो है वो टेन पाई प्लस थीटा भी टेन थीटा होता है। यहाँ पे देखोगे पॉजिटिव है, तो इसलिए टेन थीटा का और कोट भी हमारा क्या होता है, कोट पाई प्लस थीटा, ये भी कोट थीटा देगा। तो टेन और कोट का जो पीरियड रहता है वो पाई रहता है, और जो बाकी सारे हैं उनका 2 पाई रहता है, ठीक है। ये पीरियड का मतलब होता है जितने के बाद वैल्यू रिपीट होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डोमेन और रेंज की। तो अब ये भी हमारे फंक्शंस हैं, और फंक्शंस का एक डोमेन होता है, एक रेंज होता है। तो साइन थीटा के अंदर थीटा कुछ भी हो सकता है। थीटा तुम यहाँ से स्टार्ट करोगे 2 पाई के बाद आगे भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। सभी मतलब कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो थीटा क्या है, हमारा एक रियल नंबर है, ठीक है। तो रियल में कुछ भी वैल्यू आ सकती है। वहीं जो इसकी रेंज है, अब रेंज क्या है, तो रेंज क्या है कि साइन थीटा बस -1 से 1 के बीच में लाया करता है। तो ये हमारा डोमेन है, रिलेशन कहाँ होगी हमारी, -1 1, ठीक है। तो ये डोमेन है, ये रेंज है किसकी, साइन की। अब कोसेक के देखो यहीं से तुम निकाल सकते हो, कोसेक होता है 1/sin, ठीक है। तो अगर ये इसकी रेंज है, ठीक है, तो साइन थीटा -1 से 1 के बीच में जा सकता है। तो -1 से 1 के बीच में ये जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही नहीं आएगी, बाकी सब आ जाएंगी, ठीक है। तो इसकी कोसेक थीटा की रेंज क्या हो जाएगी, रियल वैल्यूज -1 और 1, -1 से 1 के बीच की जितनी वैल्यूज है उन्हें माइनस कर दो रियल नंबर में से, तो जो भी आएगा वो सब इसके अंदर आएंगे, ठीक है। और हमारी जो डोमेन है उसके अंदर साइन थीटा 0 नहीं हो सकता, ठीक है। ये 0 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे थीटा क्या नहीं होना चाहिए, n पाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो r माइनस एन पाई, ये क्या हुआ हमारा, ये डोमेन हुआ और ये रेंज हुआ किसका, कोसेक थीटा का, ठीक है। ये तुम्हें याद रखना है, ये डोमेन है और ये r माइनस दिस, ये रेंज है, ये डोमेन ये रेंज। इस तरह से कोस थीटा भी हमारा क्या है कि थीटा सारी वैल्यूज ले सकता है। तो डोमेन क्या है इसका r है, और कोस थीटा की भी रेंज क्या होती है, -1 से 1 के बीच में होती है, तो इसका ये सेम रहेगा, ठीक है। इस तरह से सेक थीटा भी हमारा 1/cos थीटा होता है, तो इसके लिए ये रहेगा। बस यहाँ पे r की जगह 1/cos थीटा है, तो ये 0 पे डिफाइंड नहीं है। तो cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा हमारा हो जाएगा 2n + 1 π/2। जब भी cos 90 की फॉर्म में आएगा तो यहाँ 0 बन जाएगा। तो बस ये नहीं होनी चाहिए डोमेन में वैल्यू, तो r में से r माइनस दीज वैल्यूज कर देंगे, तो ये डोमेन हो जाएगा। और रेंज क्या रहेगी इसकी, रेंज यही रहेगी r माइनस -1 से 1, ठीक है। ये सब तुम्हें अगर पता है ना कि क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं, तो तुम ये निकाल सकते हो, सब याद रह जाती हैं। टेन थीटा का अलग सीन है थोड़ा सा। टेन थीटा के अंदर जो हमारा डोमेन है वो सभी वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है। डोमेन के अंदर सारी वैल्यूज पॉसिबल है, बस कौन सी पॉसिबल नहीं है, जिसपे cos थीटा 0 हो रहा हो। और कोट थीटा के अंदर भी डोमेन में सारी वैल्यूज पॉसिबल है, बस कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, जिसमें साइन थीटा 0 हो रहा हो, ठीक है। तो ये कौन सा है, थीटा इक्वल टू n पाई वाले एंगल्स है। यहाँ पे थीटा क्या है, 2n + 1 π/2। तो ये वैल्यूज हटा दी है डोमेन्स में से, ये वैल्यू हटा दी है डोमेन्स में से, ठीक है। तो वो इनका डोमेन हो जाएगा टेन और कोट का। रेंज क्या है, रेंज यहाँ पे सारी वैल्यूज है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाते हैं, 0 से लेके -∞ तक जाते हैं। तो इनकी रेंज क्या होती है, रियल नंबर्स होते हैं, सारी वैल्यू पॉसिबल है रेंज की, कोट थीटा और टेन थीटा की, ठीक है। तो डोमेन और रेंज तुम्हें पता होना चाहिए किस तरह से है चाहिए, और ये थोड़ी कन्वर्जन पीरियड वगैरह तुम्हें पता होने चाहिए। तो ये सभी फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं, डायरेक्टली यूज़ होगा इन फॉर्मूलाज का, ठीक है। बाकी ये प्रैक्टिस में आ जाएंगे, तुमने करी होगी प्रैक्टिस अपने 11th-12th के टाइम पे, अभी भी। तो ये कुछ फॉर्मूला इनका याद करने का तरीका है, हर किसी का अपना अपना होता है, ठीक है। तो थोड़ा याद रख सकते हो, cos x + y = cos x cos y - sin x sin y। इस तरह से cos x - y = cos x cos y + sin x sin y। sin x + y = sin x cos y + cos x sin y। sin x - y = sin x cos y - cos x sin y। इन सबको नोट कर लेना। tan x + y = tan x + tan y 1 - tan x tan y। tan x - y = tan x - tan y 1 + tan x tan y। cos 2x का cos² x - sin² x, अगर ये याद है तो तुम ये सारे याद रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि sin² x को 1 - cos² x लिख दो, तो क्या हो जाएगा 2 cos² x - 1। यहीं पे cos² x को 1 - sin² लिख दो, तो 1 - 2 sin² x बन जाता है। और ये फॉर्मूला भी याद रखना, 1 - tan² x / 1 + tan² x। तो cos 2x इसके बराबर होता है। अगर 2x है यहाँ पे सब जगह x हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर तुम्हें कोई भी थीटा दिया होगा उसका हाफ हो जाएगा अंदर, ये तुम्हें याद रखना है। इस तरह से sin 2x होता है 2 sin x cos x, 2 tan x / 1 + tan² x। ये पूरा एक ही फॉर्मूला है, सब एक दूसरे के इक्वल है, तो याद रखना है। वही tan 2x होता है 2 tan x / 1 - tan² x।
साइन 3x इक्वल 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, कोस 3x इक्वल 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स, tan 3x इक्वल 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। तो ये तुमने फॉर्मूलेस पहले भी पढ़े होंगे, तो सबका अपना तरीका होगा याद करने का और तुम्हें याद भी होंगे। ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट स्लाइड है ये, ठीक है। cos x प्लस cos y इक्वल टू होता है 2 cos x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2, cos x माइनस cos y इक्वल टू माइनस 2 sin x प्लस y बाई 2 sin x माइनस y बाई 2, sin x प्लस sin y 2 sin x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2, sin x माइनस sin y 2 cos x प्लस y बाई 2 sin x माइनस y बाई 2। और इनसे ही रिलेट करके तुम इन्हें भी याद रख सकते हो। 2 cos x cos y होता है cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, 2 sin x sin y इक्वल टू होता है cos x माइनस y माइनस cos x प्लस y, 2 sin x cos y होता है sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y, 2 cos x sin y इक्वल टू होता है sin x प्लस y माइनस sin x माइनस y, ठीक है। तो ये फॉर्मूले तुम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो आई होप तुम्हें ये सारे कुछ याद होंगे, नहीं हो तो याद कर लो भाई ने, ठीक है। ये सब यूज़ में आएंगे। और इसके ऊपर तो क्वेश्चन ही बना हुआ है, sin x इक्वल टू sin y अगर लिखा हुआ है तो x इक्वल टू होगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n y, ठीक है। ये तुम्हें ऐसा कैसा ही याद रखना है। और यहाँ n क्या है, इंटीजर कोई भी वैल्यू है, ठीक है, इंटीजर वैल्यू होगी। तो ये सारे ही सॉल्यूशन है उसके, ठीक है। अगर sin x इक्वल टू sin y है तो x इक्वल टू दिस है। ऐसे ही cos x इक्वल टू cos y है तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, जहाँ n क्या है, इंटीजर है। अगर tan x इक्वल टू tan y लिखा हुआ है तो x इक्वल टू n पाई प्लस y, n क्या है, इंटीजर है। इसके ऊपर क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर के अंदर। तो ये तीनों इक्वेशन तुम्हें याद रखनी है। और एक और चीज़ याद रखो कि मैं पाई थोड़ा ऐसे ही बनाता हूँ, ठीक है। तो कहीं पे भी मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ तो वो पाई है, ठीक है। और अभी एक और लास्ट चीज़ रहेगी, तुम्हें थोड़े से एंगल्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, ये सबसे स्टार्टिंग में बतानी थी वैसे। तो साइन कोस टेन 0 30 45 60 और 90, ठीक है। साइन 0 0 होता है 30 पे 1/2 1/√2, और साइन 60 होता है हमारा √3/2, और 90 पे होता है 1। अब इसे उल्टा कर दोगे तो कोस के लिए हो जाएगा cos 0 1, cos 30 होता है हमारा √3/2, और ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0, ठीक है। tan क्या है, साइन 0 बाई cos 0 तो 0 हो जाएगा, और tan 30 होता है हमारा 1/√3, और tan 45 होता है 1, tan 60 होता है √3, और tan 90 तो ये नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। मतलब डिफाइन नहीं किया जाता क्योंकि tan क्या होता है, साइन बाय cos होता है, और cos 90 पे 0 होता है तो 1/0 की फॉर्म होती है, तो डिफाइन नहीं होती, इसलिए इस पर नॉट डिफाइंड है। अब अगर तुम्हें कोसेक निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, और सेक के लिए इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, कोट के लिए इसका रेसिप्रोकल कर दोगे। तो ये बेसिक वैल्यूज है, तुम्हें याद होनी चाहिए, डायरेक्ट बिल्कुल टिप्स ऑफ होनी चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, देखो तुम्हें पता है रियल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये रियल नंबर्स हैं। वहीं अगर हम कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उनका सॉल्यूशंस आते हैं तो रियल नंबर्स आते हैं। लेकिन अगर हमसे बोल दिया है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो भाई, x² + 1 = 0, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि x² एक पॉजिटिव वैल्यू है, और पॉजिटिव को पॉजिटिव में ऐड करके तुम 0 कैसे दे दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, जिसके अंदर एक इमेजिनरी नंबर हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो अगर x एक्सिस हमारी है जो सारे रियल नंबर्स को दिखाती है, ठीक है, x एक्सिस हमारी सारे रियल नंबर्स को दिखाती है, तो y एक्सिस हमारे इमेजिनरी नंबर्स को दिखाएगी। तो यहाँ पे हमने x को बोला, x का सॉल्यूशन है आयोटा, ठीक है, कि आयोटा ही इसका सॉल्यूशन है। तो आयोटा का स्क्वायर हो रहा है तो वो आयोटा स्क्वायर मस्ट बी -1, तभी तो -1 + 1 होकर 0 होएगा। और तो आयोटा ऐसे डिफाइन हुआ हमारा ये, ठीक है, इसे आयोटा बोलते हैं, यहाँ से तुम्हें याद रखना है। और ये होता है हमारा आर्गेंट प्लेन बोलते हैं इसे, ठीक है, आर्गेंट प्लेन। इसके अंदर हम y एक्सिस पे इमेजिनरी वैल्यूज दिखाते हैं, x पे हम रियल वैल्यूज दिखाते हैं। कोई भी एक नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, ठीक है। मान लो उसके अंदर कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो भी उसे हम 1 + 0 आयोटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है रियल एक्सिस पे, लेकिन ये भी इसी प्लेन के अंदर है क्योंकि इसके अंदर हमने 0 आयोटा दिखा दिया। वहीं यहाँ बीच में कहीं लाई कर रहा होगा, तो किसी भी एक नंबर को तुम इसके अंदर दिखा सकते हो, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स है या रियल है, कुछ भी है, सब इसके अंदर दिखाया जा सकता है। तो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे दिखाते हैं, x + आयोटा y, ठीक है। मान लो ये Z1 है और Z2 है हमारा a + आयोटा b, ठीक है। ये दो नंबर है जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो किसी भी एक पॉइंट अगर यहाँ पे Z1 है, x + आयोटा, मतलब यहाँ पे xy होंगे इसके कोऑर्डिनेट्स, और जो हमारा दूसरा वाला है वो इमेजिनरी दिखा रहा है, और जो x है हमारा वो रियल दिखा रहा है। तो यहाँ से अगर मैं इसका मोड लूँ, मोड क्या होता है, मोड ऑफ Z1 होगा √ जो भी है x² + y²,
तो ये मोड मुझे क्या दे रहा है, ये लेंथ दे रहा है, ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है, मोड तुम्हें लेंथ दे रहा है। अगर यहाँ पे कंजुगेट तुम्हें बोले कि Z1 कंजुगेट निकालो, तो वो होता है x माइनस आयोटा वाई, ठीक है। यहाँ पे बस आयोटा वाली जो चीज़ है वो नेगेटिव में चली जाएगी, तो वो उसे हम कंजुगेट बोलते हैं। रिलेशन तुम्हें एक याद रखनी है कि z और z का कंजुगेट बराबर होता है मोड z के स्क्वायर के, ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखोगे x प्लस आयोटा वाई और कंजुगेट क्या है x माइनस आयोटा वाई, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन आई स्क्वायर उठ के प्लस दे देगा, तो ये तुम्हें अल्टीमेटली मोड z का स्क्वायर दे रहा है। मोड z ये है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे भी तुम्हें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा और यहाँ पे भी तुम्हें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो ये रिलेशन पे क्वेश्चन बन जाते हैं, जेड जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मोड जेड का स्क्वायर, तो ये रिलेशन तुम्हें याद रखनी है। अब अगर मैं बात करूँ आयोटा की पावर्स की, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। देखो आयोटा तो आयोटा है, आयोटा स्क्वायर होता है -1, आयोटा क्यूब क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा, और आयोटा 4 क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई -1 आई स्क्वायर, तो ये 1 दे देगा तुम्हें। तो ये तुम्हें याद रखनी है चार वैल्यूज, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब और आयोटा 4, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर आयोटा की पावर कुछ भी है m, ठीक है, तो उसे तुम कैसे लिख सकते हो, 4 मल्टीप्लाई n प्लस के, कुछ भी इस तरह से आ जाएगी, तो 4n वाला फैक्टर जो होगा वो तो 1 हो जाएगा और आयोटा k बच जाएगा, तो इस तरह से तुम लिख सकते हो। तो ये कुछ शॉर्ट वैल्यू आ जाएगी इनमें से ही, तो उसका तुम आंसर तुम लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो आयोटा 43 लिखना है, ठीक है, तो इसे कैसे करोगे, 4 10 जो 40, तो आयोटा 4 मल्टीप्लाई 10 प्लस 3, तो आयोटा 40 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा आयोटा 3, तो ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। आयोटा 3 क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा, तो इसका आंसर क्या आएगा, आयोटा 43 इक्वल टू माइनस आयोटा। इस तरह से तुम सॉल्व कर सकते हो। तो तुम्हें कंजुगेट पता लग गया, ये रिलेशन पता लग गई। अगर तुम्हें दो ऐड करने हैं, दो नंबर हमारे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो उनके रियल पार्ट को ऐड कर दो, उनके इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर दो, तो ऐड हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट करना है सब्ट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लाई करनी है तो मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन डिवीजन करनी है तो कैसे करोगे, Z1 डिवाइड बाई Z2 तुम्हें अगर करना है तो ये होगा x प्लस आयोटा y डिवाइड बाई a प्लस आयोटा b। इसे कैसे करोगे, तो इसके लिए क्या है, नीचे रैशनलाइज कर लेते हैं, a माइनस आयोटा b की मल्टीप्लाई इधर करनी है और a माइनस आयोटा b की ऊपर करनी है, ठीक है। ये नीचे तो हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ऊपर तुम सॉल्व कर लोगे, आयोटा के फैक्टर अलग कर लोगे और जो रियल पार्ट है वो अलग, इमेजिनरी अलग, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से तुम डिवाइड कर सकते हो और इसी तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो तुम्हें मल्टीप्लाई, डिवाइड और ये सारी चीज़ें पता लग गई होंगी। जो नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है वो है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को, ठीक है। ये हमारा प्लेन है, ठीक है, यहाँ पे हमारी रियल वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे हमारी इमेजिनरी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, यहाँ पे ये एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा मोड आर, इसे हम आर से दिखा देते हैं, ये लेंथ है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्स वाई है तो ये लेंथ होगी, और लेंथ क्या है हमारी, आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो इन दो पॉइंट्स को तुम और कैसे दिखा सकते हो, अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डालूँ तो ये हो जाएगी आर कॉस थीटा और ये हो जाएगा आर साइन थीटा, ठीक है। तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ कैसे लिखूँगा, जो रियल पार्ट है तो जेड इक्वल टू हो जाएगा आर कॉस थीटा प्लस आयोटा, इमेजिनरी पार्ट क्या है आर साइन थीटा, यहाँ से आर कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये होती है पोलर फॉर्म, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। अब यहाँ पे जो आर है इसे हम मॉड्यूलस बोलते हैं, ठीक है। ये मॉड्यूलस कितना होता है मैंने अभी तुम्हें बताया, ये होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ से मिलेगी। थीटा को हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। और अब थीटा की वैल्यू कैसे मिलेगी, देखो ये बहुत समझने वाली चीज़ है। थीटा जो निकालोगे तुम वो या तो हमारा 0 से पाई होगा या 0 से माइनस पाई होगा, ठीक है। ये दो वैल्यू के अलावा कुछ और वैल्यू नहीं होगी। तो अगर हमारा इस अपर प्लेन में लाई कर रहा है जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका तुम थीटा यहाँ से मेजर करोगे, यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ से मेजर करोगे, तो ये थीटा तुम्हें देगा, ठीक है। उसकी वैल्यू तुम यहाँ पे रख दोगे, आंसर मिल जाएगा। अगर वो यहाँ कहीं पे लाई कर रहा है तुम्हारा जो पॉइंट है, ठीक है, तो तुम थीटा कहाँ से मेजर करोगे, इस तरफ से, ठीक है। ऊपर इस तरफ से मेजर करना है, इस तरफ से मेजर करना है। और ये वाला जो थीटा होता है मैंने तुम्हें बताया क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है, तो यहाँ हमेशा थीटा के साथ नेगेटिव लगाओगे तुम और ऊपर पॉजिटिव लगाओगे, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल हम लेते हैं, एक एग्जांपल से सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो z इक्वल टू है हमारा 1 प्लस रूट 3 आयोटा, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें देखना है ये लाई कहाँ कर रहा है, तो x भी पॉजिटिव है y पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा,
ठीक है। उसके बाद एंगल कैसे निकालोगे, tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स, ठीक है, √3/1। तो यहाँ थीटा क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। थीटा 60 है तो यहाँ पे सिंपली cos 60 sin 60, या 60 को तुम और कैसे लिख सकते हो, π/3 क्या होता है हमारा, यही होता है, तो cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। तो मोड क्या होगा इसका, 3 + 1 4 2 हो जाएगा, ठीक है। तो लिख दोगे ऐसे, डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे होता ये 1 - √3 आयोटा, तो अब x तो पॉजिटिव है और y क्या है, नेगेटिव है, तो y जा रहा है यहाँ पे। तो बस तुम्हें पहले ये देखना है कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो इस क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब थीटा तुम बस डायरेक्ट वैल्यूज ये उठाओ, प्लस माइनस को भूल जाओ, tan थीटा इक्वल टू √3/1, तो थीटा सेम है 60, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, ये वाला। तो 60 क्या है, नेगेटिव आएगा, तो -π/3 तुम्हें अब एंगल लेना है। तो आर्ग्यूमेंट थीटा क्या हो जाएगा, -π/3। क्वेश्चन में तुमसे डायरेक्ट पूछेगा कि आर्ग्यूमेंट बताओ, तो आर्ग्यूमेंट अगर सबसे पहले क्या है, नंबर को देखो कौन से क्वाड्रेंट में है। अगर इस वाले क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव पहले ही लगा दो, उसके बाद बस ये वैल्यूज उठाओ, √3/1 एंगल क्या आ रहा है उसे लिख दो, ठीक है, ये तरीका है। वहीं अगर ये दोनों नेगेटिव हो जाए, -1 - √3 है, अब देखो कौन से क्वाड्रेंट में है, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो ये x ये है और y ये है, तो अब यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब एंगल कितना आ रहा है, π/3। लेकिन अब देखो, अब ये एंगल π/3 इधर से है और हमें चाहिए एंगल मेजर करना है इधर से, तो ये क्या होगा, π - π/3, तो क्या हो जाएगा 2π/3। तो आर्गुमेंट होगा 2π/3 और नीचे की तरफ है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आर्गुमेंट निकल के आएगा इस वाले का, -1 - √3i, ठीक है। अब -1 + √3i कर दूं मैं यहाँ पे, तो x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो इस क्वाड्रेंट में है। तो अब हमारा π/3 जो आएगा एंगल वो यहाँ पे है और मेजर हमें ये वाला करना है, तो क्या होगा, π - π/3 रहेगा, लेकिन अपर साइड में है तो पॉजिटिव रहेगा, तो थीटा आर्ग्यूमेंट हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने तुम्हें चारों एग्जांपल दिए, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया है तो इसी को एक बार और देखो, ठीक है, क्योंकि तुम्हें आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्टली और तुम्हें आना चाहिए निकालना। तो थीटा हमारा या तो ऐसे मेजर होगा या ऐसे मेजर होगा, 0 to π या 0 to -π। नीचे की तरफ अगर तुम्हारा लाई कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर तो नेगेटिव लगाओगे, ऊपर की तरफ पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो तुम्हें ये निकालना आना चाहिए। तो यहीं पे हम एंड करते हैं आज के लेक्चर का। अगर तुम्हें समझ में आया है तो अपना फीडबैक दो। कल परसों को फिर मिलेंगे 4-5 चैप्टर के साथ और हम 8 या 9 लेक्चर के अंदर पूरी 11th-12th की मैथ को कंप्लीट कर देंगे और फिजिक्स हम कंप्लीट कर ही रहे हैं। चलिए, थैंक यू।